हरियाणा के अंदर XSIIDC को ही नोडल ऑफिस बनाया गया है, जो कि इस जो भी प्रतिक्रिया, जो भी इस चीज़ के बारे में डेवलपमेंट फर्दर होगी, वो हरियाणा के अंदर वो इसको देखेंगे। धन्यवाद साहब। तो हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में और खासकर उस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ जुड़े मानेसर बावल का जो निवेश क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे इसमें। और इसके अंदर हम आपको इसमें जो पर्यावरण का प्रभाव है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की जो यहाँ पे स्टडी हुई थी उसमें से क्या निकला है उसके बारे में भी बताएंगे। देखिए, भारत सरकार जो है दिल्ली और मुंबई के बीच में एक कॉरिडोर बना रही है। हेलो, हाँ। भारत सरकार है दिल्ली और मुंबई के बीच में एक 1483 किलोमीटर लंबी एक फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, जिसमें रेल का कॉरिडोर है, वो 6 राज्यों से होकर गुजरती है। और इस कॉरिडोर के करीब 150 किलोमीटर के दोनों तरफ सरकार जो है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रीजन्स डेवलप कर रही है। इस तरह के करीब 7 नोड हैं जो डेवलप किए जा रहे हैं। एक दादरी नोएडा है, एक मानेसर बावल है, खुशखेड़ा भिवानी है, पीतमपुर धार मऊ, अहमदाबाद धुलेरा, नासिक सिन्नर और दिघी पोर्ट। तो आज हम जहाँ पे बैठे हैं, ये आप अगर देखेंगे तो हम बात करें 2 नंबर वाले की, यानी मानेसर बावल की। इस हरियाणा से होके गुजरती है। अब इनको देखेंगे तो इसका भी कॉन्सेप्ट मास्टर प्लान बनाया जा चुका है, जिसे कहते हैं संकल्पना मास्टर प्लान, जो कि यहाँ पे आपने दोनों तरफ आपके लिए अभी हम लोगों ने चर्चा भी की इसके ऊपर, तो बनाया है। तो इसका जो करने की जो एजेंसी है यहाँ पे, जो नोडल एजेंसी है जो यहाँ हरियाणा से करेगी, वो HSIDC है, जो हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम है, उनकी है। तो ये पूरा रेवाड़ी जिले में पड़ता है और जो बावल का औद्योगिक क्षेत्र है वो भी इसके अंदर ही आ जाएगा। जो अभी से हमने बात की 403 किलोमीटर, उसमें से करीब 150 किलोमीटर अभी ऑलरेडी ही मौजूदा इंडस्ट्रियल एरिया का ही है। तो ये हरियाणा और राजस्थान की सीमा के साथ साथ ही है। इसके बाद जहाँ नीचे से राजस्थान शुरू हो जाता है। तो ये दारूहेड़ा से नीचे और रेवाड़ी से नीचे इसको बनाया गया है। अब इस मैप में देखेंगे तो आप देखेंगे दारूहेड़ा ऊपर की तरफ है और रेवाड़ी भी उसके ऊपर, उसके नीचे बावल औद्योगिक क्षेत्र मौजूद है। उसके नीचे का इस साइड में आपका अरावली है, नीचे एक रिजर्व फॉरेस्ट है झाबुआ का, और साहिबी नदी सबसे नीचे की तरफ से बहती है। ये इस साइड की एक व्यवस्था है जिसके बेसिस पे बनाया गया है। अब इसका चयन कैसे हुआ, तो पहले इसके अंदर क्या क्या आने वाली थी, आगामी विकास के बारे में देखा गया, जो होने वाले नए विकास इसमें हैं। एक तो SEZ आ रहा था बहुउत्पाद का झज्जर में, एक KMT एक्सप्रेस वे है जो कि पलवल वाला एक्सप्रेस वे है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, वैश्विक स्टैंडर्ड का एक कॉरिडोर आ रहा है। तो DMIC खुशखेड़ा भिवानी निवराना का नीचे एक और इंडस्ट्रियल एस्टेट है, उसे एक लॉजिस्टिक हब ऑलरेडी यहाँ बन रहा है जिसमें सामान का आना जाना रहेगा। एक MRTS यानी कि मेट्रो रेल जो है गुड़गांव और मानेसर के बीच में प्रस्तावित है, जिसका कार्य चल रहा है। और एक एकाकृत जल संस्थान प्रबंधन की स्टडी चल रही है कि पानी को कैसे, इस एरिया के वाटर रिसोर्सेज को कैसे डेवलप किया जाए। और उसके यहाँ पे आने वाले गैस और तेल के नए पाइपलाइनों के बारे में जितनी सूचनाएं प्राप्त थी उसके बेसिस उसको जानकारी में रखते हुए इस जगह को चुना गया। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें देखी गई, इसके अलावा देखी गई इस एरिया का ढलान और भू उपयोग का कवर कैसा है, कि मतलब क्या क्या काम होता है, किस तरह के खेत हैं, ताकि किस तरह की अगर ढलान कम हो तो ज़्यादा ऊंची नीची ज़मीन पर ये सब चीज़ें मुश्किल हैं। सामाजिक स्थिति देखी, जनसंख्या की घनत्व कितना है, आर्थिक पिछड़ापन कितना है, इसको बाकी लोग के साथ लाने के लिए यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। सिंचाई कितनी होती है, कितनी जगहों पे सिंचाई होती है, कृषि उत्पाद कितना है, अधिसूचित विकास पहले से कि इस एरिया में कितने मास्टर प्लान नोटिफाई हो चुके हैं, क्या क्या बताया जा चुका है, वो सब देखा गया कि भूजल, ज़मीन के नीचे जो पानी मिलता है वो कितनी गहराई पे है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसके इस्तेमाल की संभावना कैसी है, वर्षा कैसी होती है इस एरिया में। उसके बाद देखा गया कि अगर जल इकाई से दूरी कितनी है, पानी अगर चाहिए यहाँ तो पानी कहाँ से मिलेगा, परिस्थिति की संवेदनशील चीज़ें जैसे कि जंगल, पेड़, पक्षी, वो सब कैसे हैं इस एरिया के, अगर हम इंडस्ट्री और लाते हैं तो। और उसके साथ NH से पास है, आना जाना NH पे रहेगा तो इंडस्ट्री लगाना आसान रहेगा। नया फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, उसका फ़ायदा, एयरपोर्ट कितनी दूर है, रेल से कनेक्टिविटी कैसी है, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद इन एरिया का चयन हुआ। ये नहीं था कि ये पहला एरिया यही चुन लिया गया था, इससे पहले 2 विकल्प लिए गए थे। एक आप देख रहे होंगे कि दारूहेड़ा से ऊपर की तरफ को था, अगर आप देखेंगे 2 मैप हैं, और एक नीचे है जो 430 किलोमीटर का, एक दूसरा 297 का है। ये 403 तो है, मगर इसमें से करीब 150 तो ऑलरेडी मानेसर बावल का है। तो अधिकांश केवल बावल में पड़ता था, दूसरा रेवाड़ी और बावल के शहरी साथ बनाया गया था। तो इन दोनों के बाद इनकी कंपैरेटिव असेसमेंट हुई, जो मैंने इससे पहले जितने भी चीज़ें बताए थे उन दोनों को कंपेयर किया गया।
तो इस चीज़ में पाया गया कि इस एरिया में इस चीज़ को बनाने में कम से कम प्रभाव एनवायरनमेंट पे भी पड़ता है और कम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इंडस्ट्रीज़ को लगाने का, कि रोड, रेल, पानी, ये सब चीज़ें देखकर ये चुना गया। उसके बाद परियोजना का विवरण, यही मास्टर प्लान आपको वहाँ पे भी दिखाया गया है। अगर आप देखेंगे इसमें जो नीले कलर में ज़्यादातर दिखाया गया वो इंडस्ट्रियल एरिया है, और जो पीले रंग में चल रहा है वो रिहायशी एरिया है, रेजिडेंशियल है। और नीचे की तरफ चारों तरफ से ग्रीन बफर दिया गया है, जहाँ बाउंड्री के साथ, अरावली के साथ, साहिबी के साथ हर तरफ ग्रीन बफर दिया गया है। मैं इसके बारे में भी आगे बात करूँगा। मास्टर प्लान की मुख्य बातें क्या है? रेवाड़ी और धारूहेड़ा की वर्तमान विकास योजना को एकत्रित किया जाएगा। एक इंडस्ट्रियल एरिया आपका धारूहेड़ा में है, एक आपका रेवाड़ी में, यहाँ पे जितने भी छोटे जो बावल में है, ऐसे फैले हुए हैं। इसके आने के बाद क्या है, सबका एक तरह से एकीकृत का मतलब ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रोड बनेगा, पाइपलाइन बनेगा, ट्रांसमिशन, इन सबको एक यूनिफाइड एक तरह का सबको जोड़ दिया जाएगा, ताकि सब में एक तरह की फैसिलिटी हो। अगर इसमें चौड़ी सड़कें हैं तो ये चौड़ी सड़कें वहाँ तक भी मिलें, सब लोग को वहाँ पे कुछ बन रहा है उसको यहाँ पहुँचाया जा सके, यहाँ की इंडस्ट्री उसका फ़ायदा उठा सके, या यहाँ के लोग काम कर रहे हैं उनके पास साधन हो कि वहाँ जाके काम कर सकें। तो इन सबको एक तरह से जोड़ दिया जाए। औद्योगिक क्षेत्रों का साइट निर्धारण, वर्तमान बावल औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित एक केंद्रीय स्थान के अंदर समेकित, बावल में ऑलरेडी है, उसी के चारों तरफ इसको बनाया गया है। और एक मल्टी मॉडल, जैसे मैंने आपको बताया, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के साथ साथ जैसे कि ऑलरेडी पहले से ही प्लांट है, उसका भी यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री आएंगी उनको फ़ायदा होगा। अब हालांकि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक बनी रहा है तो उसका इससे भी फ़ायदा उठाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों का स्थान निर्धारण प्रमुख वायु दिशा के आधार पर किया गया। जैसे यहाँ पे एक हर लॉन्ग टर्म सीज़न का जो हवा का देखते हैं, हवा किधर से किधर चलती है, उसको भी सोचा गया कि अगर मकान बनाने हैं और तो इंडस्ट्री उसके ऊपर रहे, हवा इधर से चलती है तो या तो हवा पहले घरों में आए फिर इंडस्ट्री में पहुँचे। तो ये प्लान बनाते वक्त उस चीज़ का भी ध्यान रखा गया कि इंडस्ट्री किस तरह लगाई जाए ताकि कम से कम जो प्रभाव है घरों में पहुँचे और जो पहले से बस्तियाँ हैं उन पर पहुँचे। औद्योगिक विकास से प्रस्तावित रिहायशी क्षेत्रों से दूर स्थापित किया गया। जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया लगाए गए हैं, जो भी उद्योग लगाए गए हैं, वो रिहायशी इलाकों से दूर रखा गया है। रिहायशी इलाकों और उनके बीच में कुछ डिफरेंस दिया गया है, खासकर जो ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं उनको। जो ग्रीन श्रेणी के हैं, यानी कि कम प्रदूषण करने वाले इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी परिधि के उनको जो है उनकी फेंस बाउंड्री के साथ साथ जो हम रेजिडेंशियल या रिहायशी इलाके पास रखे गए हैं ग्रीन वाले, और जो ज़्यादा पोल्यूशन करने वाले हैं उनको दूर कर दिए गए हैं, ताकि मिनिमम से मिनिमम पोल्यूशन जो है घरों तक पहुँचे। अब सामाजिक सोच विचार में ये था कि वर्तमान बस्तियों को, जितनी भी बस्तियां हैं जो इस मास्टर प्लान के अंदर पड़ रहे हैं, जितने भी गांव हैं, उन सबको वैसिटीज रिटेन किया जाएगा, किसी को हटाया नहीं जाएगा। उसके चारों तरफ कुछ एरिया भी छोड़ा जाएगा, जिस तरह डिसाइड करके कि कितना एरिया ऑफ डेवलपमेंट है, तो आगे के विकास के लिए गाँव के उस हिसाब से एरिया छोड़ा जाएगा। जितने भी नए शहर आएंगे इसके अंदर, जो भी नया डेवलपमेंट, उसमें सारी सामाजिक सुविधाएँ प्रदान की जाएगी, और ये सारी सुविधाएँ जितने गाँव हैं उन सबको भी अवेलेबल होंगे, वो लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये इसके अंदर जो इसके अंदर की सोच की मुख्य बातें थी। अब ग्रीन बफर का प्रावधान, जैसे रिहायशी इलाकों और औद्योगिक भूमि के बीच में करीब 350 मीटर चौड़ा निरंतर ग्रीन बफर बनाया जाए। ग्रीन बफर होता है कि वेजिटेशन, प्लांट, पेड़ पौधे सब लगा के डिफरेंस कर दिया जाए कि उद्योग जो है और गांव जो है एक दूसरे से हरे भरे एरिया से सेपरेट किए जा सके, पेड़ पौधे लगा दिए जाएं, ताकि उद्योग और उसके बीच में अगर शोर भी जा रहा है तो पेड़ों की वजह से वहाँ तक ना पहुँचे, धूल भी जा रही हो तो वहाँ तक पहुँचे। और हरियाणा और राजस्थान की सीमा के साथ तो 1 किलोमीटर का ग्रीन बफर ही छोड़ दिया गया है कि जैसे 1 किलोमीटर एरिया में कोई काम नहीं होगा, सिर्फ ग्रीन करके छोड़ दिया जाएगा, चाहे खेती होगी, चाहे जंगल बना देंगे, चाहे फॉरेस्टेशन होगी। अरावली पड़ता है, अरावली नोटिफिकेशन के अंदर आता है। अरावली के अंदर कोई विकास नहीं किया जाएगा, उसको छुआ नहीं जाएगा। एक रिजर्व फॉरेस्ट आता है इस मास्टर प्लान में नीचे की तरफ, झाबुआ का, उसको भी छुआ नहीं जाएगा, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर कोई कार्य करने के लिए उसे भी बफर के अंदर ही छोड़ दिया गया है। साहिबी नदी है, जो एक नदी है जिसमें पानी अभी कुछ नहीं बहता, लेकिन उसके चैनल बरसातों में काम आते हैं यहाँ पे। तो साहिबी नदी और उसकी जितनी भी इकाइयाँ हैं उनको भी संरक्षित किया जाएगा, उसको भी अच्छा करने की कोशिश की जाएगी कि उसके अंदर की जो पानी की मूवमेंट है वो अच्छी इम्प्रूव हो, तो उसको भी किसी तरह से छुआ नहीं जाएगा। और जितने भी अरावली के आसपास के एरिया हैं, जितना अरावली नोटिफिकेशन में आ रहे हैं उसके आसपास भी जितना एरिया, उस पर भी जीरो डेवलपमेंट यानी शून्य विकास क्षेत्र, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट का कार्यक्रम ऐसा नहीं होगा जो अरावली को, उसके पास में भी एक एरिया छोड़ दिया जाएगा कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट ना हो, ताकि किसी तरह का अरावली पे प्रभाव ना पड़े। अब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर योजना यानी अवसंरचना योजना, पानी की आपूर्ति के लिए जो इंडस्ट्रीज लग रही है उनके लिए जो पानी आना है उसको, उसके लिए जो यमुना का अतिरिक्त बहाव है, यमुना नदी का ताजेवाला पे जो अतिरिक्त बहाव है उसका इस्तेमाल किया जाएगा।
ज़मीन का पानी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसको यहाँ पे कैनालों की कैनालों की सहायता से लाया जाएगा। उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो पानी लाने के लिए भी सबसे छोटा जो मार्ग होगा, अभी पानी लाने के लिए भी लंबे लंबे कैनाल डालने के लिए भी ज़मीन और चाहिए, तो जो सबसे छोटा रास्ता पॉसिबल होगा वहाँ से यहाँ तक पानी पहुँचाने का, उसको ढूंढा जाएगा। यहाँ पे जो जितनी भी सड़कें बनेंगी उसमें 30 मीटर के ग्रीन बफर के एरिया होंगे, 30 मीटर का एरिया ग्रीन बफर दोनों साइड छोड़ा जाएगा, ताकि सड़कों पे जाने वाले गाड़ियों का शोर और उनका प्रदूषण घरों तक ना पहुँचे। और करीब करीब 60 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान सड़कें बनेंगी। और जो रोड की जो रोड बनेंगे, जैसे कहते हैं हाई डेंसिटी ट्रैफिक रोड, जिसमें इस तरह के रोड बनेंगे कि काफ़ी सारे गाड़ियों का जो लोड है वो उसे उठा सके। ये इसके अंदर जो रिहायशी इलाका रहेगा करीब करीब 28% रहेगा, और औद्योगिक जो रहेगा वो 17% रहेगा। बाकी सारा जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाएगा, ओपन स्पेसेस, पार्क, अस्पताल, पब्लिक यूनिटी, पब्लिक सेमी पब्लिक, बस डिपो, इस तरह की चीज़ों के लिए जाएगा। तो अगर देखेंगे तो 45% जो एरिया जो लिया जाएगा वही इंडस्ट्री और रिहायशी एरिया के लिए आएगा, बाकी सब यूटिलिटीज़ में ही लग जाएंगे। अब इसमें देखेंगे कि किस ये जो चीज़ें बनने वाली है 30 साल के अंदर बनने वाली है, और 3 चरणों में बनेंगी 10-10 साल के। तो ये 2042-43 तक जाके बनने का इसका हुआ। तो चरण 1 जो है जिसमें दिखाया गया फर्स्ट पेज में, ये जो ऊपर दारूहेड़ा के पास का एरिया है वो बनेगा, दूसरे पेज में नीचे का हिस्सा भी बनेगा, और तीसरे पेज में पश्चिम की तरफ जो है वो वाला हिस्सा बनेगा। और पहले फेज़ में कुल 88 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनेगा, दूसरे में 153 और तीसरे में 160, और सारा ये करीब 2042 में होगा। तो अभी जैसे जैसे कार्यक्रम शुरू होगा, पहला फोकस से फेज़ 1 पे होगा, उसके बाद फेज़ 2 पे फोकस होगा, और उसके बाद फेज़ 3 पे। तो ये मास्टर प्लान लेवल पे अभी हम लोग पूरे की बात कर रहे हैं। तो इसमें अंदाज़ा है कि करीब 16 लाख लोगों को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं, मतलब रोज़गार के अवसर हैं इसके अंदर। और इसके अंदर इस एरिया की जो जनसंख्या हो जाएगी 31 लाख की हो जाएगी जब ये पूरा टाउनशिप डेवलप हो जाएगा। इसमें पूरे 835 MLD पानी की ज़रूरत है, जिसमें ताज़ा पानी जो है 370 MLD इस्तेमाल होगा, और बाकी सब रिसाइकल पानी 465 MLD का इस्तेमाल होगा। अब इसमें ताजे वाला हेडवर्क्स जो कि वहाँ से बहाव से जो अतिरिक्त बहाव है वहाँ से पानी मोड़ा जाएगा, जो एक्सेस वाटर हर साल इधर बाढ़ लाने में या कहीं वेस्ट होता रहता है उनको यूज़ किया जाएगा। और ये जो वेस्टर्न यमुना कैनाल और जवाहरलाल नेहरू का कैनाल है उसके साथ साथ ही यहाँ पहुँचाया जाएगा, और कुछ नए नहर भी बनाई जाएंगी उसके अंदर इसको पहुँचाने के लिए। इसमें 100 करीब कुल जो है 7 अलग अलग भंडारण या रिजर्वायर बनाए जाएंगे जहाँ ये पानी स्टोर किए जाएँ बीच बीच में, क्योंकि जब फालतू फ्लो होता है, अतिरिक्त फ्लो होता है, उसके अंदर पानी होता है, उस पानी को लाकर जो बहाव है उसको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा ताकि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो करीब ऐसे 7 रिजर्वायर प्लान किए गए हैं जहाँ पे ये पानी स्टोर किए जाएंगे और आगे यूज़ किए जाएँ। और जितनी भी इंडस्ट्री लगेगी वो सब ज़ीरो डिस्चार्ज में लगेंगी, कि उनके यहाँ से कोई भी वेस्ट वाटर डिस्चार्ज नहीं होगा, वो उसी को ट्रीट करेंगे और उसी को रीयूज़ करेंगे। और रीयूज़ करने के लिए उन्हें पहले जैसे वो अपना क्लियरेंस लेंगे, उसके अंदर कंसेंट लेंगे स्टेट बोर्ड से, तो उसके अंदर उन्हें ज़ीरो डिस्चार्ज दिखाना पड़ेगा। और जो भी जितने भी पूरा प्रोसेस है हर स्टेज में और हर इंडस्ट्री के अंदर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट या जल संरक्षण के अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, कि क्या घटक हैं उसके अंदर डालने पड़ेंगे, कि वो जब भी कोई इंडस्ट्री बनाए, कोई रेजिडेंशियल एरिया बनाए, उसके अंदर क्या क्या वो डाल सकते हैं कि पानी कम से कम इस्तेमाल करें, वो उनको डालना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में इस तरह का प्लान है। अपशिष्ट जल यानी वेस्ट वाटर, करीब 620 MLD के वेस्ट वाटर की उत्पन्न होने का वो है प्लान, मतलब कैलकुलेशन है अभी किसी में। जो चरण 1, चरण 2 और चरण 3 यानी 3 फेज़ में बन रहा है, तो उस हिसाब से तीनों चरण में अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट सिस्टम 270, 185 और 165 MLD के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी गंदा पानी ट्रीट करने के लिए सिस्टम लगाया जाएगा। बावल में अभी 25 MLD का एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है। तो सारे मिलकर इतना ट्रीटमेंट प्लांट भी उसी हिसाब से लगाया जाए कि जितने भी इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर बन रहा है उसको ट्रीट किया जाए और पानी रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाए, ताकि ताज़ा पानी कम से कम इस्तेमाल हो। अब जो ठोस अपशिष्ट है यानी सॉलिड वेस्ट, जो कचरा बनता है इंडस्ट्रियल ऑपरेशन से या घरों के कामों से, तो करीब 1700 मीट्रिक टन पर दिन के हिसाब से बनने की है। अच्छा, इन सबको अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट किया जाएगा। जो लैंडफिल में भेजने हैं इसके लिए एक नया लैंडफिल बनाया जाएगा करीब 350 टन का, जो लैंडफिल में जहाँ इकट्ठा लैंडफिल में डालना है वो लैंडफिल में जाएंगे। जो रिसाइकल हो सकते हैं उन सबको निकाल के रिसाइकलिंग की जाएगी, जिनकी रिकवरी हो सकती है उसको रिकवर करके यूज़ किया जाएगा। जो हज़ार्डस वेस्ट यानी कि जो खतरनाक मतलब इंडस्ट्री के ऐसे वेस्ट हैं जो पर्यावरण को ख़राब कर सकते हैं, उनको एक TSDF है पाली में, वहाँ भेजा जाएगा, वो यहाँ नहीं रखा जाएगा।
इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए करीब 4900 मेगावाट की बिजली चाहिए, जो कि ग्रिड से ली जाएगी और इसके अंदर वो जो भी पावर का प्रोजेक्ट है वो बाहर से आएगा, इसके अंदर नहीं। इसमें सड़क बताई गई है, मास्टर प्लान रोड करीब 60 मीटर चौड़ी रहेगी। 18% जो एरिया है BRT कॉरिडोर बनाने की कोशिश वो के प्लान है। गुड़गांव और बावल के बीच में MRTS यानी मेट्रो प्रस्तावित है। 1000 बसों का आना जाना प्रस्तावित है। 5 बस डिपो और 15 यात्री टर्मिनल भी इसके अंदर प्रस्तावित है। और जो बाकी सड़कें हैं उनके भी अलग अलग जो बड़े सड़कें उनका भी डिटेल्स इसके अंदर दिया हुआ है, लेकिन जो मेन मास्टर प्लान सड़क रोड है करीब 60 मीटर चौड़ी रहेगी। अब हमने पर्यावरण का जो दीर्घ विधि जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म पर्यावरण के जो रुझान देखे, उसके हिसाब से हमने पाया कि जो वायु की दिशा है पश्चिम की ओर से आती है, उसी के बेसिस उसी को ध्यान में रखते हुए इसके मास्टर प्लान का ये हो गया। औद्योगिक क्षेत्र और अवशेषों का स्थान निर्धारण को जो भी हमने डिसाइड किया है कि औद्योगिक क्षेत्र कहाँ